ओके, थैंक यू भूमि, थैंक यू। सो होप आप लोग सब रेडी हो गए। दिसंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वेल, आई थिंक होप सभी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। एंड अविराज सिंह फाइनली ज्वाइन द क्लास। सो वेलकम अभी। Okay, so I'm asking this question from Niharika and ईशान राणा। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा लास्ट क्लास का दिसंबर करंट अफेयर्स का, एंड दैट वाज गमछा। गमछा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। तो आप मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले कि ये कौन से पर्टिकुलर स्टेट की वैरायटी है। एंड ओके, सो वेल स्टार्टेड आंसर। So Bhumi Gupta and Surbhi, Devjot, Anubhav and Riya Sharma giving answer कि sir this is related to Assam. So I think yes, I think absolutely correct. The answer is Assam. तो इस आसाम का जो गमछा है वो अभी काफी फेमस हो गया और उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट का प्रोडक्ट है और इस स्टेट का एक पेटेंट हो चुका है इस प्रोडक्ट को लेकर। करेक्ट? So that is the meaning. Okay, fine. Very good, Kshitij. Very good, Niharika. Very good, Tanisha. And thank you very much for giving the answer. And most important, मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी की इमेज भी दिखाई थी। उन्होंने गमछा लिया हुआ था। एक स्पोर्ट्स पर्सन हमने शेयर की थी इमेज। ठीक है, डन। उसके बाद फिर आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो वैभवी एंड जिया से मेरा क्वेश्चन है, एंड अविराज सिंह से भी। कुछ भी जो भी आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ भी आपको अता पता हो तो प्लीज शेयर कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ओके, सो अनुभव ने, भूमि गुप्ता ने आंसर दिया है कि सर इट इज रेटेड टू 5+10। करेक्ट है, राइट राइट राइट, वेरी गुड। एंड यस यस, डन है। अविराज ने भी आंसर दिया है, करेक्ट। राइट, करेक्ट। सो वेल, बिल्कुल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 5+10 यानी 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। एंड भूमि गुप्ता ने बोला कि सर यूएई, यूके, फ्रांस सपोर्ट कर रहे हैं मेंबरशिप ऑफ इंडिया। यस, वेरी गुड दिवजोत, वेरी गुड भूमि। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है यश अरोड़ा से। यश, कुड यू प्लीज टेल मी, ये जो 10 मेंबर्स हैं, 5 तो मकान मालिक हैं, ये तो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के और थिंक टैंक थे। वैसे कहते हैं कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये कितने ईयर्स के लिए आते हैं और कब इनका इलेक्शन होता है? एवरी ईयर या आफ्टर एवरी 2 ईयर? ओके, सो अनुभव का आंसर है कि सर 2 साल के लिए 2 ईयर। ओके, देवजोत ने भी 2 बोला और भूमि गुप्ता ने बोला आफ्टर 9। ओके, वैसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि ये कितने, इनका टेन्योर कितने ईयर्स का होगा, तो आंसर तो हो गया 2 ईयर्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये था, या सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन, कि कब इनके इलेक्शंस होते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है एवरी ईयर। अगर आपको रिमेंबर हो, तो लक्ष्य को, ईशान और दिव्या अरोड़ा को अगर आइडिया हो, तो हमने बोला था कि एवरी ईयर इलेक्शन होते हैं और 5 आउट 5 इन, 5 आउट 5 इन, है ना, ऐसे होता है। लेकिन हाँ, एक कंट्री जो एक बार आ चुका है उसका दोबारा 19 ईयर्स के बाद टर्न आएगा। यस, करेक्ट, राइट देवजोत। मतलब एक बार अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया 2 साल के लिए, तो अगला इंडिया का 2 ईयर का जो टर्न है, दोबारा इंडिया का नंबर आएगा 19 सालों के बाद। लेकिन यहाँ पे आपका टेन्योर होगा 2 ईयर, एंड आफ्टर एवरी ईयर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते रहेंगे। तो 5 आउट 5 इन होता रहता है एवरी ईयर। तो आई थिंक होप ये समझ में आ गया होगा सुरभि, जीतू और अर्चना अरोड़ा को। सो वेल, तनु चौधरी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड आई थिंक तनु इज रेडी टू गिव द आंसर। सो तनु, आप मेरे को जल्दी से ये बताओ, वैभवी और जिया भी साथ में आंसर दे सकते हैं, कि यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स में से हैं कौन कौन? व्हाट अबाउट दी 5 परमानेंट मेंबर्स इन यूएनएससी? यस, तनु, जिया, वैभवी। ओके, सो यूएस एंड रशिया, वैभवी वैभवी ने बोला है करेक्ट, एंड तनु चौधरी ने बोला है कि सर यूएस से, यूएसएसआर, चाइना, रशिया। वेरी गुड तनु, एक अगर आप और बता देते तो मैं बिल्कुल क्लैपिंग करता आपके लिए। एक इसमें मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? बाकी कोई स्टूडेंट, जीतू अगर बताए, लक्ष्य सहगल, दिवजोत। यस, एनी अदर आंसर?
सो वेल ठीक है, मैं बता देता हूँ अगर आप लोग नहीं बता रहे आंसर। सो यूएस है, यूएसएसआर, चाइना और रशिया, जैसे तनु चौधरी ने लिखा है, और उसमें यूके को ऐड कर लेते हैं, ब्रिटेन को, तो वो 5 परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे। करेक्ट है तनु? ठीक है, ओके राइट, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड सर। यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स 10 होंगे या 5? परमानेंट मेंबर्स 5 है भूमि, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर 2 साल के लिए यहाँ पर आते हैं, राइट? क्लियर है भूमि? तो टोटल 15 हो जाते हैं, तो 5 तो परमानेंट है, वो हमेशा रहते हैं, करेक्ट, और 10 2 इयर्स के लिए आएंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है। एंड यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में आपको बताना भूल गया था, आई मिस। तो तनिषा चोपड़ा, भूमि गुप्ता, बाकी स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि चाइना जो है शुरू में परमानेंट मेंबर 4 थे, और चाइना जो है लेट ऐड हुआ 1972 में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एशिया से एक कंट्री को परमानेंट मेंबर लेना था, तो इंडिया का भी नाम उठा उस समय, और इंडिया को लगा कि यार मैं अभी डिजर्व नहीं करता, और चाइना उस समय बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका था, तो हमने चाइना को सपोर्ट किया। तो चाइना अगर परमानेंट मेंबर बना है तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियाज एफर्ट और इंडियाज सपोर्ट। और आज देखो हमारे लिए वही मतलब ऑब्स्टेकल बन गया। आज हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए चाइना को सबसे ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको वो स्टोरी सुनाई। तो चाइना का परमानेंट मेंबर बनने में इंडिया प्लेड अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल, राइट हर्षिडक? ओके, सो वेल, अब जल्दी से मेरे को आप ये बताओ, अगला पॉइंट मेरा ये था आपसे, एडीबी का हेडक्वार्टर हमने फिलीपींस की कैपिटल मनीला में, वो ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था, एंड दैट वाज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा था, बस मैं जरा चेक कर रहा हूं कि आप लोग स्लाइड पे कितना फोकस करते हो जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। डीना बोलू आरेट, ये किसी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में स्लाइड पे फोकस किया हो तो वो आंसर दे पाएगा, और एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड दिवजोत, आपने एकदम आंसर दिया। सुरभि ने, तनिषा ने, यश चोपड़ा ने, यश अरोड़ा ने सॉरी, एंड भूमि खन्ना ने। तो वेल इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से फोकस किया था स्लाइड पे। जब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा था वहां पे ये पॉइंट मेंशन था। तो पेरू जो है एक कंट्री है, साउथ अमेरिका, ब्राजील का पड़ोसी है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, और साउथ अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे डीना जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। वेरी गुड, करेक्ट। तो लेट मी क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ कि नाबार्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, नाबार्ड। तो मेरा क्वेश्चन है, दिव्या अरोड़ा आईपैड से, भूमि खन्ना से, एंड ब्रह्मजोत कौर से, मान्या शर्मा से, कि नाबार्ड का ओरिजिन कब हुआ एंड क्यों हमने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया। वैसे अनुभव ने आंसर दे दिया सर, केवी शाहजी जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे, एंड 1982 आप लोग बता रहे हो, वेरी गुड, करेक्ट है। और इवन डेट भी आपको पता है, 12 जुलाई, 12th ऑफ जुलाई, वेरी गुड। एंड फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने इसको डिस्कस किया था। तो रूरल डेवलपमेंट का ये एक बैंक है, राइट, करेक्ट है, वेरी गुड, डन। अच्छा, और उसके बाद ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी सेटअप हुई थी, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये डेवलप मतलब ये सेटअप हुआ। सो भूमि खन्ना से मेरा क्वेश्चन था, बट ऑलरेडी शी गेव द आंसर, रिकमेंडेड बाय शिवा रमन कमेटी। वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सो आप लोग ये आंसर दे रहे हो, एंड आई एम सरप्राइज कि आप लोगों ने इसका मतलब कितने ध्यान से सुनी होगी लास्ट क्लास, कि आपको 4 के 4 पॉइंट्स पता थे, नाबार्ड का ओरिजिन, नाबार्ड क्यों हमने डिस्कस किया, एंड उसकी कमेटी, एंड द पर्पस ऑफ नाबार्ड, सो रूरल डेवलपमेंट के लिए। वेरी गुड, तो आप सभी ने चारों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सटीक दिए एकदम। सो इकजोत और विदिता बजाज ने ज्वाइन कर लिया है फाइनली, एंड कुमुद कटारिया, इन तीनों से मेरा अब अगला क्वेश्चन ये है, आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था इंडिया और यूएस की एक एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी। सो ऋत्विक, कुमुद, विदिता बजाज, इकजोत, ईशा गोगर, अगर आप सब बता पाए इंडिया यूएस एक्सरसाइज, तो दिवजोत ने आज कमान संभाली हुई है क्लास की, एंड ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर। तो कभी अनुभव, कभी दिवजोत, एंड कभी भूमि गुप्ता, तो कभी भूमि खन्ना, तो कभी तनु, और कभी तनिषा। तो बात यह है कि इसका मतलब एक कंप्लीट टीम है, किसी दिन कोई स्टूडेंट कमान संभालता है क्लास की और किसी दिन कोई स्टूडेंट, तो इसका मतलब आप सब बड़े अच्छे से स्टडी कर रहे हो। वेरी गुड। एक्सरसाइज संगम हमने डिस्कस की थी, आई थिंक निहारिका भी सहमत होंगी, एग्री करेंगी इन आंसर से। द आंसर इज
संगम, वेरी गुड। अच्छा, इंडिया और कजाकिस्तान की एक एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी, इंडो कजाकिस्तान। सो मान्य शर्मा से, वैभवी से एंड हर्षी डक से मेरा क्वेश्चन है ये, इंडिया और कजाकिस्तान। तो वो खैर सिंपल था क्योंकि वो दोनों के इनिशियल्स हैं, KAZ कजाकिस्तान, IND और EX, तो वो बन जाता है आपका कजाकिस्तान इंडिया कजाकिस्तान एक्सरसाइज। करेक्ट है, वेरी गुड हर्षी डक, वेरी गुड एक, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक सूर्य किरण एक एक्सरसाइज थी, निहारिका से मेरा क्वेश्चन है सूर्य किरण। सो कुड यू प्लीज टेल मी, मान्य शर्मा, जीतू, जिया एंड मिस्टर आर्यन, सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करी हमने? जब मैंने आप बता रहा था कि बहुत रेयर होता है कि हम कुछ छोटी कंट्रीज के साथ भी एक्सरसाइज कंडक्ट करें, जनरली हम डेवलप कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करते हैं सो दैट हम कुछ लर्निंग प्रोसेस हमारा बढ़ सके। सो वेरी गुड, करेक्ट है। सो जीतू इसका आंसर नेपाल है, बाकी जैसे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, मान्या ने, यश ने, सो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा, यूएस के साथ हमारी सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज नहीं है। करेक्ट, चलो वेरी गुड, गुड वन। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ एक डेज डिस्कस किया था, आप मेरे को बताओगे कि 10 दिसंबर ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? यश अरोड़ा, ईशान राणा एंड सुरभि से मेरा क्वेश्चन है। ओके, सो एंड अगेन भूमि गुप्ता ने आंसर दिया, दिवजोत, भूमि खन्ना, तनिषा, यश अरोड़ा कि सर ह्यूमन राइट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है, गुड वन। सो ह्यूमन राइट्स डे एंड नोबेल प्राइज डे भी होता है वैसे इस दिन। चलो बढ़िया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अनुभव से एंड आर्यन से, दिवजोत से, वैभवी से। क्वेश्चन ये है कि मैंने पिछली क्लास में एक टेम्पल डिस्कस किया था जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस ये था कि मैं आपको टेम्पल बता पाऊं और वो किसको डेडिकेटेड है। वैसे तो वो नाम से ही, पूरा टेम्पल उस नाम से ही फेमस है। वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड दिवजोत, वेरी गुड भूमि खन्ना, एंड दिस इज मोढेरा सन टेम्पल, राइट अनुभव। एंड मोढेरा सन टेम्पल जो है बिल्कुल वादनगर गुजरात में है, ये करेक्ट है, चलो ठीक है। एंड वादनगर टाउन में है, वेरी गुड। वैसे कौन सी डायनेस्टी से था लक्ष्य, दिव्या, ईशा गोगर, विदिता बजाज, इकजोत, किस डायनेस्टी से? गुप्ता डायनेस्टी तो नहीं था तनिषा। वेरी गुड भूमि, बोथ भूमि, भूमि गुप्ता, भूमि खन्ना, एंड वेरी गुड दिवजोत, वेरी गुड तनिषा, करेक्ट इकजोत। सोलंकी है ना, या अनिलवाड़ा के चालुक्य, सोलंकी और अनिलवाड़ा दोनों एक ही नाम है, एक ही डायनेस्टी है। वेरी गुड, करेक्ट। वैसे रूलर भी मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा रूलर था जिसने इसको बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद तो चलेगा, लेकिन अगर आपने बताया तो मेरी तरफ से तो सैल्यूट है। ओ वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड भूमि। इसका राइट आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, भीम वन वो रूलर था जिसने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया। करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आप जल्दी से मेरे को ये बताओ कि हमने एक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स डिस्कस किया था, जीतू और जिया से मेरा क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी में इंडिया की रैंक और टॉप पे कंट्री कौन सा था? सो वेल, अनुभव ने आंसर दिया है 48, बट बाकी स्टूडेंट दे रहे हैं कि 68 है आंसर, तो मेरे ख्याल से आंसर 68 है। एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स, और आप लोग बता भी रहे हो कि टॉप पे कंट्री था फिनलैंड, वेरी गुड, करेक्ट है, फिनलैंड ऑन टॉप। फूड सिक्योरिटी मतलब कहाँ पे फूड सिक्योरिटी है, लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है, तो हिंदुस्तान की रैंक तो 68 है, लेकिन टॉप पे फिनलैंड है, छोटा कंट्री है, यूरोप में पड़ता है, और ये फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन छोटे छोटे कंट्री है, फूड सिक्योरिटी में काफी अच्छी रैंक है इन सभी कंट्रीज की। वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद यश से मेरा क्वेश्चन है एंड तनिषा चोपड़ा से मेरा क्वेश्चन है, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम सुरभि एंड निहारिका। हमने पिछली क्लास में एक मिसाइल डिस्कस की थी, उस मिसाइल का नाम अगर आप बता पाओ और उसकी रेंज कितनी थी, दैट इज माई क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। ओके, सो वेल स्टूडेंट्स गिविंग आंसर कि सर वो मिसाइल थी अग्नि 5 एंड 5500 किलोमीटर की रेंज हमने इसके साथ डिस्कस की थी। वेरी गुड, करेक्ट है। एंड हमने तो इसको क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि अग्नि, वेरी गुड रिया, तनु, तनिषा, यश, भूमि खन्ना, करेक्ट आंसर। सो अग्नि 5 5500 की रेंज, एंड आई थिंक दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, एम आई करेक्ट, और इज इट क्रूज मिसाइल? मैं तो मान रहा हूं कि शायद ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या मैं सही हूं? यस, करेक्ट, करेक्ट, राइट। सो इसका राइट आंसर जो है वो है, बिल्कुल,
इसका राइट आंसर है बैलिस्टिक मिसाइल, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप हमने डिस्कस किया था, वो नो डाउट अर्जेंटीना ने जीता, वो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब मेरे को जल्दी से ये बताओ 18 दिसंबर हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ईशा गोगर कुमुद एंड ईशु भारद्वाज एंड ईशान राणा से मेरा क्वेश्चन है, 18 दिसंबर हम लोग क्यों हमने डिस्कस किया था? इंपॉर्टेंट डे है वैसे ये, माइनॉरिटी राइट डे। ओके, देवजोत, भूमि खन्ना एंड कुमुद एंड मान्या शर्मा, रिया शर्मा, माइनॉरिटी। हर्षी डक ने भी आंसर दिया, वेरी गुड हर्षी। तनिषा चोपड़ा, माइनॉरिटी राइट डे। एंड फार्मर्स डे आप बताओगे मेरे को? फार्मर्स डे कुमुद, ईशा, इकजोत, आईपैड, फार्मर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? सो भूमि खन्ना, भूमि गुप्ता, अनुभव एंड तनिषा, मान्या, ऑल आर गिविंग आंसर सर 23 दिसंबर। वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों के आंसर। और उसके बाद अब लास्ट टू क्वेश्चन लास्ट। आप जल्दी से मेरे को इतना बता दो कि नेपाल के अभी कौन नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन दिसंबर? सो अनुभव से मेरा क्वेश्चन था, बट ऑलरेडी ही गेव द आंसर। एंड अनुभव, दिवजोत, भूमि, इकजोत, रिया शर्मा, all are giving answer that it is related to Nepal, the question, and prime minister is पुष्प कमल दहल, वेरी गुड, करेक्ट है। एंड मैंने आपके साथ एक बुक डिस्कस की थी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर की। सो आप मेरे को थोड़ा सा हिंट इतना बता दो कि वो गवर्नर का नाम क्या था? ईशा, निहारिका, सुरभि, एंड कुछ अगर आपको आइडिया हो कि वो बुक किससे रिलेटेड है। सो रंगाराजन, ओके, सो सी रंगाराजन, करेक्ट है, वेरी गुड। C. Rangarajan was a former governor of RBI and his experience in RBI, yes correct, वो My Days at RBI उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी, and Beyond है ना, My Days at RBI and Beyond, that is the name of the book, yes, Folk the Road, in the Road, correct, करेक्ट है। चलो ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। सो लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना आपसे, आप मेरे को ये बताओगे कि हम लोग नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर के कौन से मंथ में? लक्ष्य, दिवजोत, यश, सुरभि, ऋत्विक, कुमुद, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। एंड भूमि गुप्ता ने बोला सर 2 समथिंग है, ठीक है, चलो ठीक है, अगर शायद मैंने वैसे नोट्स में है ये 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, करेक्ट, 24 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन एंड होप हम लोगों ने दिसंबर करंट अफेयर्स को कंप्लीटली फिनिश किया। एंड नॉट फ्रॉम माय साइड, इनफैक्ट आप लोग को भी अच्छे से कुछ पॉइंट्स याद हो गए होंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देख के डेफिनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ऑप्शन देख के जरूर टिक लगा पाओगे इन पॉइंट्स पर। सो हाँ, राइट करूँ, अप्रैल को हम लोग अभी रिकैप ही करेंगे, बिकॉज अप्रैल को हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था पिछली क्लास में, तो जो जो पॉइंट्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उनको एक बार देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो होप आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2023। सो वेल, अप्रैल करंट अफेयर्स की जो शुरुआत थी हमारी पिछली क्लास में, एज यूजल मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे एमसीक्यू के एंड एमसीक्यू स्टाइल में। और एमसीक्यू स्टाइल में जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल, हमें पता है ये क्रूज मिसाइल है, और सेलिनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका की एक एक्सरसाइज थी, एंड इंडिया की फर्स्ट मिसाइल जो है वो पृथ्वी थी, जैसा आप लोगों ने आंसर दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 फिर हमारा था सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड था, जिसमें राजस्थान टॉप पे चल रहा है अभी स्टेट वाइज, एंड सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री इस समय इंडिया बन चुका है, एंड इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो यूपी है, अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। उसी के सबसे ज्यादा एमपी लोकसभा में आते हैं, 80 एमपी यूपी से एंड 48 एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हमने कहा सेकंड मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट, इसका मतलब महाराष्ट्र होगा, बिहार नहीं, क्योंकि झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ तब से इसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम हो गई, राइट। एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पार्क, नेशनल पार्क को लेकर, जिसमें फर्न नाम की जो एक प्लांट और स्पीसीज हमने डिस्कस किया था, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, एंड केरल का ये पार्क, नेशनल पार्क, इस वजह से न्यूज में आया, फर्नेरियम उसको टैग मिल गया उस प्लांट की वजह से। एंड केरल का जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट है, वास्को डी गामा 1498 में केरल पहुंचा था। तो जानबूझ के मैंने ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन करंट के साथ मैच करके डाल दिए,
ताकि आप आंसर देने की कंडीशन में रहो। करेक्ट। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमारी जो न्यूज थी, फर्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सो मैंने आपको ये बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ठीक है, हमारा ऑलवेज ही बढ़ रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमेशा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती है, बस कभी कम कभी ज्यादा, है ना। सबको एम्प्लॉयमेंट देना तो टफ है। उसके बाद G20 हम ऑलरेडी कई बार अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड न्यूज मैंने अप्रैल करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस की थी, बास्तील डे परेड पे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। और ये बास्तील जो है वो क्यों फेमस है, वो मैंने आपको उसकी स्टोरी, उसकी हिस्ट्री बताई थी। इस इमेज के साथ मैंने कोशिश करी थी आपको समझाने की कि ये बास्तील का फोर्ट था जो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो एक तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था, और नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था 1789 की रेवोल्यूशन में। एंड उसके बाद इसने फ्रांस की कमान संभाली, ये फ्रांस का हेड ऑफ नेशन बना। एंड हमारे यहाँ पे भी एक रूलर था जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त, जिसको V.S. स्मिथ ने टाइटल दिया था। विंसेंट एडम स्मिथ ने बोला था कि आपका समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी का रूलर नेपोलियन बोनापार्ट है, यानी उसने भी फ्रांस जीता नेपोलियन ने, और आपके समुद्रगुप्त ने हिंदुस्तान जीता। तो इन्होंने कंपेयर किया। करेक्ट। उसके बाद फिर हमने इसी स्लाइड में जो अगली हमारी न्यूज थी, वो न्यूज ये थी, हमने डिस्कस किया फ्रांस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है इस समय सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया के साथ। कभी सऊदी अरेबिया, UAE, ये कंट्रीज होते थे, कुवैत, लेकिन आज रशिया से हम सबसे ज्यादा अपना जो है वो परचेज कर रहे हैं ऑयल। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि जनरली हम रशिया से खरीदते नहीं थे पहले, लेकिन अभी रशिया के साथ काफी अच्छी हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन हो गए। और इराविकुलम जो है नेशनल पार्क केरल का है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड क्यों ये न्यूज में था वो मैंने आपको बताया। इस प्लांट की वजह से, ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, और ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बड़ा प्रमोट किया जाता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट आप इसे बोल सकते हो, और इस प्लांट का नाम ही फर्न है, इसी वजह से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ गया फर्नेरियम। राइट। तो खैर हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट था कि अराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो हमने डिस्कस किया केरला में। एंड फिर मैंने केरला का कोस्ट आपको दिखाया था इस मैप के थ्रू, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश कर दी, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है ना। और थट्टाटेकाड, थट्टाकड, थट्टाकड बर्ड सेंचुरी केरला में है, वेरी फेमस। एंड ये पूरा का पूरा मालाबार कोस्ट है जो आप देख रहे हो, और इराविकुलम नेशनल पार्क को हमने यहाँ पे मैप में चेक किया। करेक्ट। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और एक पेरियार नेशनल पार्क है, ये भी फेमस है, ये भी केरला में है। तो आप देख सकते हो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सभी बड़े फेमस नेशनल पार्क है साउथ इंडिया के। करेक्ट। अच्छा खैर, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ सोलर पावर प्लांट पे डिस्कस किया था। और सोलर पावर प्लांट इसलिए न्यूज में है क्योंकि आजकल हम लोग ट्रेडिशनल एनर्जी के भरोसे थोड़ा कम ही बैठ रहे हैं, और हमारा पर्पस ये है कि हम कोल पर डिपेंडेंसी कम करें। तो इससे सोलर एनर्जी में इंडिया आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर आ जाएगा कुछ टाइम में, जापान को इंडिया सरपास कर रहा है ऑलमोस्ट। सो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है सोलर एनर्जी, उसमें राजस्थान टॉप पर है। वैसे ये इंडिया का डाटा है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 10 गीगावाट थी 2020 में, और आज 50 गीगावाट हो जाएगी 2030 में। तो ये हमारा टारगेट है। अब आप देखो इससे कितना फायदा होगा। फायदा क्या होगा उससे? 3 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। करेक्ट। सर, व्हाट मेड मिया खलीफा सो फेमस? आई थिंक तैमूर खलीफा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज मिया खलीफा कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। और अगर वो किसी कारण से न्यूज में रही भी हो, तो मिया खलीफा को खैर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर वो एग्जाम में नहीं आने वाला। राइट। सो आई थिंक होप यू यू अंडरस्टैंड कि मिया खलीफा से रिलेटेड अप्रैल करंट अफेयर्स में तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया, और अगर कभी आया भी होगा तो एग्जाम में मिया खलीफा एग्जाम में नहीं आने वाली। राइट। तैमूर खलीफा। ओके। सो वेल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिकैप था, इतने ही पॉइंट हमने अप्रैल करंट अफेयर्स में डिस्कस किए।
तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पर। तो पहले देख लेते हैं अपने उस स्लाइड पर, उस स्लाइड पे अगर हमारी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बची हो तो बिल्कुल बची हुई है, एक रिमेनिंग है न्यूज, एंड दिस इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो इंडिया की अगर जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कहाँ किस स्टेट का जस्टिस सिस्टम बड़ा ठीक ठाक है, जैसे अगर आप इस स्टेट में रहते हो और यहाँ पर केसेस कितने पेंडिंग है इसके हाई कोर्ट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेल इसका आंसर है कर्नाटका। सो अभिराज से मेरा क्वेश्चन है, अभिराज आप और तैमूर खलीफा से भी पूछ लेते हैं। तैमूर खलीफा ने शायद ये फर्स्ट टाइम इनकी क्लास है, आज मैंने इनको फर्स्ट टाइम ही देखा है क्लास में। सो वेल आप मेरे को ये बताओ कि कर्नाटका कौन से इंडिया के स्टेट्स को टच करता है, अगर कुछ आइडिया हो आप लोगों को। कर्नाटका टचिंग विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? या इस तरह से भी बता सकते हो, अगर कुछ काउंटिंग करके भी अगर आप बता पाए कि इंडिया के कितने स्टेट्स को कर्नाटक टच करता है, ऐसे कुछ आइडिया हो आप लोगों को, तो फिर मैं आपको इंडिया का मैप अभी आपको दिखाऊंगा, इंडिया का मैप, सो दैट हम लोग जज करें कि आपका आंसर सही है या गलत। सो वेल अभिराज ने आंसर दिया है कि सर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, अभिराज ने आंसर दिया है। एंड भूमि गुप्ता ने बोला सर 3, मान्य शर्मा एंड तैमूर खलीफा ने आंसर दिया है तमिलनाडु एंड केरला, एंड रिया शर्मा 3। ठीक है, तो वेल मैं आपको पहले इसका मैप दिखा देता हूँ इंडिया का, और देखते हैं कि आप सही थे या गलत। तो कर्नाटक को अगर मैं देखूं तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, सो वेल ये है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक की बाउंड्री जो है वो टच कर रही है, तो एक तो टचिंग कर रहा है केरला से, एक टच कर रहा है ये इधर महाराष्ट्र से। वैसे अगर आप देखोगे तो इधर ये गोवा से भी टचिंग है, तो 3 भी मान सकते हैं, 1 2 3, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो तेलंगाना को भी टच कर रहा है, तेलंगाना को भी, है ना। और अगर आप देखो तो इधर ये आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है, देखो। और अगर आप देखो तो यहाँ पे तमिलनाडु को भी टच कर रहा है, तो माय गॉड कितने सारे स्टेट्स को टचिंग है। और अभिराज अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश आपने गलत बोला, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र बीच में आ गया, और ये एमपी जो है वो यहाँ पर है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक होप आप लोगों को, यस राइट तैमूर, यू आर पार्शली राइट। सो इसका आंसर तनु चौधरी ने बिल्कुल बोला था कि सर 6 स्टेट्स हैं, एंड तमिलनाडु और केरला जो है तैमूर ने बोला था, तो तैमूर बोल रहा है कि सर 6 हैं, 2 तो मैंने बता ही दिए, तो पार्शली तो मेरा बनता है, भले ही हाफ से भी कम हो। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे अब नेक्स्ट न्यूज पर, तो पहले कर्नाटक को देख लेते हैं कि कर्नाटक की वो न्यूज क्या थी, उसको समझते हैं। सो वेल कर्नाटक जो है वो अभी टॉप पे है जस्टिस सिस्टम में, यानी अगर यहाँ पे देखें तो इसका जस्टिस सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक है। एंड यहाँ पे अगर आप रहते हो तो रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर आपको न्याय मिलने की जल्दी, और soon you will get justice. So according to the Indian Justice Report, the performance of a state in terms of justice delivery, the state Karnataka has achieved the top rank, right? और 18 स्टेट्स पे सर्वे हुआ, सभी स्टेट्स को नहीं लिया क्योंकि सबने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी होगी, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है एंड तेलंगाना थर्ड। तो उसका मतलब एक बात तो क्लियर है, साउथ इंडिया के स्टेट्स में इसका मतलब जस्टिस सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक है। और वैसे हम नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या हम जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, हमें पता है कि थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में जिसे कहते हैं ना कि नेता ज्यादा पाए जाते हैं, और साउथ इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स। हमारे यहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि आईएएस का एग्जाम मैक्सिमम साउथ इंडियन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स काफी क्रैक करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम। तो बड़ा अच्छा ब्रेन यहाँ पे, ऐसा मानना है। हाँ बिल्कुल तैमूर। सो दाल मखनी वर्सेस इडली डोसा है तैमूर, आज आपने क्लास में आते ही धूम मचा दी है। और आपके चैट सेक्शन पे आंसर देख के मुझे लग रहा है कि आप कुछ धूम 4 की शूटिंग करने वाले हो भविष्य में। सो वेरी गुड तैमूर। ओके, सो दाल मखनी वर्सेस इडली डोसा। ठीक है तैमूर, करेक्ट। जितना ध्यान आप इडली और दाल मखनी पे लगा रहे हो, उतना थोड़ा एग्जाम में भी लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि दाल मखनी बनती रह जाए और एग्जाम आपका फेल हो जाए। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपने अभी सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी लास्ट, तो थोड़ा सा एग्जाम को भी फोकस करना। वेल आपका आंसर सही है कि अपना साउथ इंडिया में इडली डोसा, और नॉर्थ इंडिया में हमारी जो डिशेज है छोले भटूरे दाल मखनी, है ना। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर।
सो वेल, अब पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वो ये कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आजकल बड़ा चर्चा में है, और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। एंड जब आपको ये मिल जाता है तो उसका मतलब कि आप स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट के लिए आपकी पहचान बन गई उस स्टेट की। वैसे अगर कुछ स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लास अटेंड करी हो, जब मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी आपकी एक, तो मैंने उस दिन आपके साथ एक डिस्कस किया था, एक सिल्क रूट हमने डिस्कस किया था। तो मेरा क्वेश्चन है ये अभिराज से, अभिराज उस दिन क्लास में थे। अभिराज, आप मेरे को बताओगे कि हमने सिल्क रूट डिस्कस किया था, और इंडिया में वो सिल्क रूट चाइना से सिल्क आता था और इंडिया से निकलता था। इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी जो बीच में बैठ के टोल टैक्स लेती थी? क्योंकि चाइना का सिल्क जाता था ईरान, पर्शिया, और हमारी एक डायनेस्टी बीच में बैठकर लेती थी टोल टैक्स। फास्टैग लगा रखा था हमने उस समय। तो आप मेरे को बताओगे अभिराज, कुछ आइडिया है आपको वो कौन सी डायनेस्टी थी? और स्पेशली मैंने वो रूलर भी डिस्कस किया था उस डायनेस्टी का। सो अभिराज या भूमि खन्ना, भूमि गुप्ता, मनस्वी सूद, अगर उस दिन थी क्लास में। और टैंग डायनेस्टी टैंग डायनेस्टी तो तैमूर नहीं थी, ये तो रॉन्ग आंसर है। टैंग डायनेस्टी तो वैसे कोई डायनेस्टी थी भी नहीं इंडिया में, इस नाम की कोई डायनेस्टी नहीं थी। ठीक है, और इसके अलावा, और इसके अलावा कोई और आंसर? अच्छा चलो, खैर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग को रिमेम्बर नहीं होगा। आ, इसका आंसर था कुषाण डायनेस्टी। अगर आपको रिमेम्बर हो, कुषाण डायनेस्टी एंड रूलर था कनिष्क। राइट तनु, तनिषा? सो कुषाण डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी, एंड कनिष्क उसका रूलर था। सो जैसे सिल्क जो है, चाइना का सिल्क बड़ा फेमस था। अब उस समय जब हम क्लास में बात कर रहे थे कि इतनी सॉफ्ट सिल्क उसका कि वो मैच बॉक्स में पूरी साड़ी आ जाती थी, है ना, और एक रिंग्स में से वो पूरी जो है साड़ी उसकी निकल जाती थी। सो कुषाण डायनेस्टी की जो स्पेलिंग है तैमूर, KUSHAN, कुषाण डायनेस्टी। और वैसे इसे चाइना, चाइना से ट्राइब आई थी तैमूर, और इसको वहां पे बोलते थे यूची, UCHI। तो यूची ट्राइब था इसका ओरिजिनल नेम, और इंडिया में इसको कुषाण डायनेस्टी के नाम से जाना गया, KUSHAN। और इसका एक बहुत फेमस रूलर था कनिष्क, कनिष्क, ग्रेट रूलर कनिष्का। अच्छा खैर, तो उसके बाद फिर हम बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे चाइना का सिल्क उसको प्रॉपर पेटेंट है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर अभी अप्रैल में दो वैरायटी के राइस, दो राइस हमारे यहाँ पे बड़े चर्चा में आ गए। एक है मिर्चा, मिर्चा राइस, ये बिहार का चंपारण जगह का राइस है, बहुत फेमस है। और एक छत्तीसगढ़ का राइस है, नागरी दुबराज। राइट, तो मैं आपको इनकी पहले दोनों की फोटो दिखा देता हूँ। वैसे राइस राइस ही होता है, पता तो खाने के बाद ही लगता है कि राइस की क्वालिटी कैसी थी। तो ये तो है बिहार का राइस। अब जो खाता होगा उसी को आइडिया होगा कि बिहार के राइस और छत्तीसगढ़ के राइस में क्या डिफरेंस है। करेक्ट। और ये है आपका छत्तीसगढ़ का राइस, नागरी दुबराज राइस। करेक्ट। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा मेंशन करा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमने कब से देना शुरू करा। तो आप देख सकते हो 2004-5 से हमने ये टैग देने शुरू करे। और सबसे पहले हिंदुस्तान में किस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था? दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी। वैसे कुछ आइडिया है? तैमूर से पूछ लेते हैं अनुभव से, ये दार्जिलिंग कहां पर पड़ता है, किस स्टेट में है? वैसे बड़ा फेमस हिल स्टेशन है। ईशा गोगर, हर्षिदक, आईपैड, दार्जिलिंग, वेयर इज दार्जिलिंग? ओके, तो भूमि गुप्ता ने बोला असम, आईपैड ने बोला है, आंसर दिया है। एंड भूमि खन्ना ने असम बोला। दार्जिलिंग असम में है क्या? आई थिंक नो, नॉट आईपैड, सिक्किम में भी नहीं है। दार्जिलिंग जो है वो पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में है। राइट, बंगाल में है, नॉट सिक्किम, और ना ही ये आसाम में, वेस्ट बंगाल में। राइट, करेक्ट, राइट तैमूर, राइट, आई 4, वेस्ट बंगाल है ना। जैसे डलहौजी बड़ा फेमस हिल स्टेशन है, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये उस समय के बड़े फेमस हिल स्टेशन थे ब्रिटिश टाइम के। एंड डलहौजी तो लॉर्ड डलहौजी के नाम पर है। वैसे डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है? कुछ आइडिया है किसी को? डलहौजी हिल स्टेशन। यस, इंडिया में। तैमूर ने बहुत ही गजब आंसर दिया है कि सर हिंदुस्तान में। वेरी गुड तैमूर। एंड बट यस, देवजोत ऑलवेज दिस ब्रिलियंट स्टूडेंट की वजह से ही क्लास रन कर पा रही है।
एंड इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। वैसे इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इसका आंसर है। करेक्ट। चलो, तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। तो अभी मैंने आपको 3-4 बातें बताई। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको मिल गया तो कितने साल तक आपका वो वैलिड रहेगा? वो रहेगा 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए, राइट। और पेरिस कन्वेंशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर द पेरिस कन्वेंशन। तो ये देखो, इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस कन्वेंशन है। जैसे हम पेटेंट दे देते हैं, फिर हम पेरिस कन्वेंशन को बता देते हैं कि सर ये हमने ओके कर दिया, अब आप भी ओके कर दो। करेक्ट। तो चलो ठीक है, हम उसको छोड़ते हैं, लेकिन इसमें 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? नंबर एक बात, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भारत ने कब से देना शुरू करा? 2004-5। हमारा फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट क्या था? दार्जिलिंग टी। कितने साल के लिए वैलिड होगा? 10 ईयर्स के लिए। फिर आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा उस पेटेंट को। और अभी अप्रैल करंट अफेयर्स में कौन से 2 राइस हमारे लिए फेमस थे? छत्तीसगढ़ का राइस, इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, छत्तीसगढ़ का राइस और बिहार का चावल, बिहार का राइस, ये 2 राइस हमारे फेमस थे। करेक्ट। और इस राइस का नाम क्या है? नागरी दुबराज, और उसका नाम था मिर्चा। दैट्स ऑल। चलो ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। वेल, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी अप्रैल में, जल जीवन मिशन। खैर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे नहीं है और ना ही ये पर्पज है कि हम ये डिस्कस करें कि इसने 60% कवरेज गेन कर ली। मेरा कुछ और पूछना का पर्पज था, इसलिए मैंने जानबूझ के न्यूज शेयर की। और ये क्वेश्चन मैं उन्हीं से पूछ पाऊंगा जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जैसे ईशान राणा, ईशू, जिया, जीतू। तो कुछ 25 to 30 बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं क्लास के, जेम्स हैं ये क्लास के, जिन्होंने रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड करी। तो मेरा इनमें से कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन है लक्ष्य से। लक्ष्य, आप मेरे को बताओगे कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने, हमारी द्रौपदी मुर्मू, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एक योजना शुरू करी थी वाटर से रिलेटेड। उस योजना का नाम क्या था? ओके, सो भूमि गुप्ता ने आंसर दिया, अनुभव ने आंसर दिया, एक ज्योत ने आंसर दिया, तनु चौधरी, जिया ने आंसर दिया कि सर इसका आंसर है कैच द रेन। यस, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन। वेरी गुड, करेक्ट है ना? तो बस वो मेरा उसी को रिवाइज करवाने के लिए पर्पस था। वैसे जल जीवन मिशन, भारत सरकार एक मिशन चला रही है ताकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हम इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा पाए। वैसे देखो, हम तो सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं ना, तो हम लोग को आइडिया है, हम लोग उतनी परेशानी फेस नहीं करते। लेकिन मैंने कई बार देखा, अभी भी कुछ ऐसे स्लम एरियाज हैं जहाँ पे आपको पता है वाटर का टैंक आता है, और लोग, वो जो आप बॉलीवुड की मूवीज में देखते हो ना, स्लम एरियाज में लोग बकेट लेके खड़े हो जाते हैं लाइन में। तो आप देखो कि उनके लिए पानी की कितनी अहमियत है। हमें तो एक्सेस वाटर मिलता है अपने घरों में, तो हम लोग केयर नहीं करते। जब कोई चीज आपसे लाइफ में छीन ली जाए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि हम कैसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी लाइफ में कुछ चीजों को। तो अब आप देखो, अगर 3 दिन आपके घर में पानी ना आए, तो आपको पता लग जाएगा, रियलाइज हो जाएगा वाटर की इंपॉर्टेंस। और उन लोगों से पूछो स्लम एरियाज में, जो बकेट लेके सुबह 5 बजे लाइन में अपनी बकेट लगा देते हैं कि वो वाटर टैंक आएगा और उसमें हम अपने 2 बाल्टियां अपने घर के लिए भरेंगे, और वो 2 बाल्टी, 2 बकेट वो चलेंगी उनकी 2 दिन। तो उसी 2 दिन में उसको उस बकेट को यूज करना है, राइट। तो खैर, ये सब चीजें रियलाइज होती हैं लाइफ में जब निकल जाती हैं सिर्फ चीजें हाथ से। तो खैर, जल जीवन का वही टारगेट है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना। खैर, उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, इंडिया एंड भूटान। ये न्यूज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपसे ये पूछूं कि भूटान की कैपिटल क्या है। और ये क्वेश्चन मैं तैमूर से पूछ लेता हूं, तनीषा से, तनु से, वैभवी से, कुछ आइडिया हो अगर आपको कि, एंड सुहानी से पूछ लेते हैं कि द कैपिटल ऑफ भूटान। तो आईपैड ने आंसर दे दिया है, एंड थिम्फू। यस। सो काठमांडू नहीं है, काठमांडू तो नेपाल की कैपिटल। आई थिंक, होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। यस, करेक्ट, राइट अविराज। सो राइट तैमूर। सो काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, एंड थिम्फू जो है वो कैपिटल है भूटान की। और फिर एक बार फिर से वही, जैसे मैं अक्सर आपसे मैप घेर लेता हूं आपको, मैप में कोई बताएगा कि भूटान इंडिया के कौन से स्टेट को टच करता है? सुरभि से, सुहानी से मेरा क्वेश्चन है, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम आई पैड एंड आईफोन, कि इंडिया में भूटान इंडिया के किस स्टेट को टचिंग है? तो फिर इंडिया का मैप एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे भी मैंने कर्नाटक का दिखाया था आपको। 3,
अच्छा, भूमि गुप्ता ने तो आंसर दिया कि सर 3, और एक जोत ने दिया है ईस्ट साइड से, ठीक है। मान्या ने बोला है कि सर सिक्किम। तैमूर ने बोला है कि सर वेस्ट बंगाल हो सकता है, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखते हैं इंडिया का मैप देखते हैं और फिर से देख लेते हैं ये मैप। तो अगर आप देखोगे इंडिया के मैप को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है मेरे ख्याल से। भूटान आप देख सकते हो, भूटान कहाँ है, लोकेशन कहाँ है भाई भूटान की, ये रही है ना। तो एक तो ये सिक्किम को टच कर रहा है, और इधर अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, और नीचे अगर आप देखो तो ये येलो कलर आप देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल है, राइट। और ये पर्पल कलर अगर आप देखोगे तो ये है आपका आसाम। तो उसका मतलब भूटान हिंदुस्तान के 4 स्टेट की बाउंड्री जो है हमारे इंडिया में भूटान को टच करती है। तो इस साइड से वेस्ट सिक्किम, ईस्ट में अरुणाचल, और साउथ ऑफ भूटान वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो कोई था स्टूडेंट जिसने 4 आंसर दिया? तनु, ओके। सो तनु के लिए क्लैपिंग बनती है। एंड तैमूर ने भी आंसर दिया था कि सर वेस्ट बंगाल से उसकी बाउंड्री टच होती है, करेक्ट। यस राइट तैमूर, करेक्ट। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, वेरी गुड। तो ये मेरा पर्पस था भूटान के बारे में। बाकी ठीक है, भूटान के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो ये स्लाइड भी हमारी पैक हुई, हमने इस स्लाइड के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। छत्तीसगढ़ का चावल, जल जीवन मिशन, इंडिया भूटान एंड मिर्चा राइस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, एंड वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो है नाटो। अब मेरे ख्याल से नाटो के बारे में तो मैं अभी पहले डिस्कस करता हूं। पहले मैं एक छोटी छोटी 2 न्यूज ले लेता हूं। कीनिया ने फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट 10 अप्रैल को लॉन्च किया। कीनिया, कीनिया मेरे ख्याल से आप लोग को अगर आइडिया हो तो साउथ मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है कीनिया। उसकी क्रिकेट टीम भी थी, तो हम लोग को तो हिंदुस्तानियों को क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि जब कीनिया के साथ इंडिया का मैच होता था तो मैं तो ये मान के चलता चलो 2 पॉइंट तो इंडिया के पक्के हैं। शायद मेरे ख्याल से आप लोग की भी यही मेंटेलिटी होती होगी जब आप क्रिकेट मैच देखते होगे। जब वर्ल्ड कप होता था और इंडिया के ग्रुप में कीनिया की टीम होती थी तो मैं मानता था चलो 2 पॉइंट है, इंडिया कीनिया से तो जीत ही जाएगा। तो खैर तब से मुझे कीनिया याद है। और कीनिया की जो कैपिटल है वो है नायरोबी। नायरोबी कीनिया की कैपिटल है। कीनिया एक कंट्री है छोटा सा अफ्रीका का। देखो अब बेचारे ये अब सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है 2023 में। और हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं रिया शर्मा से, एंड आज निहारिका निखिल से पूछ लेते हैं। चलो, हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट और किस ईयर में हमने इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, यस एनी आइडिया? ओके, सो वेल, स्टूडेंट ने आंसर देना शुरू कर दिया। भूमि खन्ना, भूमि गुप्ता, रिया शर्मा, और आईपैड, आईफोन, ये सब कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑलवेज रेडी रहते हैं आंसर देने के लिए, एंड ऑल द टाइम मैक्सिमम ऑलवेज करेक्ट। सुरभि ने भी आंसर दिया, जिया ने भी आंसर दिया है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट है। वैसे हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, हिंदुस्तान का सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। 1975 में हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया। देखो कितनी बड़ी बात है, 1947 में हिंदुस्तान गॉट फ्रीडम, एंड हम लोगों ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। तो शायद मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जब हम आजाद हुए तो यूएसए यूएसएसआर, उस समय तो ये स्पेस के बादशाह थे उस टाइम में। तो दोनों बिग बॉस, अब ये दोनों हमारे पास है, कहने लगे भाई बनाओ अपना सैटेलाइट वेटेलाइट। अब इनके लिए तो एक कस्टमर है हम, क्योंकि ये बेचेंगे अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पार्ट्स। हमने कहा सर सैटेलाइट से क्या होता है? कह लेंगे भाई ये कैमरा है, ऊपर से तुम्हें बताएगा फोटो खींचकर कि तुम्हारी जमीन के नीचे कहाँ पे क्या छुपा है। तो हमने कहा सर कमाल है, मतलब इतनी दूर से ऐसे कोई फोटो खींच लेता है? कह लेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, खरीदना है तो बताओ। तो हमने कहा सर ठीक है फिर। कह लेंगे बहुत फायदा होता है भाई, पता लग जाएगा तुम्हारी जमीन के नीचे कहाँ कोयला, कहाँ सोना, कहाँ चांदी। अच्छा सोना चांदी सुन के तो वैसे ही हम बावले हो जाते हैं। तो हमने कहा अच्छा सोना चांदी भी बता देगा? कहने के बिल्कुल सब बताएगा, जमीन के नीचे आपकी सरफेस में कहाँ पे क्या माइंस हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, बताओ क्या करना है? कहने के करना वरना कुछ नहीं, लोन लो हमसे और हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। अब हमने इनसे लोन लिया, इन्होंने हमें आर्यभट्ट बनाने में बड़ी हेल्प कर दी। हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट बन के रेडी हो गया। अब जब ये बन के रेडी हो गया तो हमें ये टेंशन हो गई कि यार आर्यभट्टा बन तो गया, लेकिन इसे भेजेगा कौन ऊपर?
तो हमने इनको बोला, हमने कहा सर वो भिजवा देते ऊपर। कह लेंगे हाँ हाँ बेटा बिल्कुल भिजवाएंगे, हमारे वो लॉन्च व्हीकल्स हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV, SLV, ये हमारी गाड़ियां हैं जो ऊपर भिजवा देती हैं सैटेलाइट। तो हमने कहा सर वो जो आपने हमें लोन दिया था उसी में लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन भी था। कहने लगे नहीं नहीं बेटा, ये आपको $1 बिलियन अलग से पे करने हैं, तो हम आपका सैटेलाइट ऊपर भिजवा देंगे। तो हमने कहा यार बड़े चालाक हैं ये लोग, पहले बनवा दिया और अब ये वेस्ट है, अगर हमने इसको ऊपर नहीं भेजा तो फिर करेंगे क्या? डिश टीवी तो है नहीं कि छत पे लगाए और पता चला क्योंकि सास भी कभी बहू कैच कर रहा है स्टार प्लस पे। तो खैर हमने कहा ठीक है सर, दो फिर लोन दो दोबारा। तो हमने दोबारा लोन लिया सैटेलाइट भेजने के लिए। देखो फंस गए ना हम, ट्रैप हो गए ना इनकी बातों में। बना लिया, अब वेस्ट है, फिर भेजना भी है, तभी समझ में आई कि इसकी इंपॉर्टेंस और जो पैसा लगाया है। फिर हमने इनकी गाड़ी से ऊपर भिजवाया, तब हमें समझ में आया कि यार अगर ये हमने सब अपना नहीं बनाया तो बड़ा एक्सपेंसिव काम है ये, तो फिर इनसे बार बार लोन लेते रहेंगे। तब हम लोगों ने देखो खुद अपनी गाड़ी हमने बनाई। और आपको पता है हमने PSLV कब बनाया? 1990 में हमने अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड GSLV हमने 1993 अराउंड हमने GSLV, और 97 तक हम कंप्लीट बना चुके थे। तो ये दो गाड़ियां हैं, मैं आपको समझा देता हूं, ये दो गाड़ियां हैं, दो व्हीकल्स हैं। अगर आपको 36,000 किलोमीटर से ऊपर भेजना है कोई सैटेलाइट, तो आप इस गाड़ी से भेजोगे। 36,000 किलोमीटर से अगर आपको नीचे कोई सैटेलाइट सेट करना है स्पेस में, तो आपकी गाड़ी जाएगी पोलर सैटेलाइट। अब आप समझ गए दो दो व्हीकल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऊपर तक जाती है काफी हाइट तक, और एक थोड़ी कम हाइट तक, करेक्ट। और उसका रीजन क्या है, ये काफी हाइट तक कैसे चली जाती है? क्योंकि इसके अंदर एक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन, जो बड़ा हल्का लाइट वेट इंजन होता है, और उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन फिल करी जाती है। तो अब आपको मैं पहले इनकी थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूं। ये पता है क्या होता है? अब आप इसे ऐसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है और ये गाड़ी, ये सैटेलाइट इस गाड़ी के साथ ये अटैच कर देते हैं और ये फ्लाइट ऑफ हुआ। जहां पे हमें फिट करना है, हमारे साइंटिस्ट नीचे बैठकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अब हमें पता लगा कि हमें इस डिग्री पर इसको सेट करना है, और इस डिग्री से हमें इंडिया के इस लोकेशन की माइंस पता लगानी है, तो ये लॉन्च व्हीकल उसी डिग्री पे ले जाकर इसको डिटैच कर देंगे साइंटिस्ट, और ये वहां फिट हो गया, और ये कहीं स्पेस में गाड़ी खो गई। यानी वन सैटेलाइट के लिए वन व्हीकल, ये गाड़ी ये व्हीकल दोबारा नीचे नहीं आता। कहीं आप सोचिए नीचे आके कह रहा है हाँ जी और लाओ ना, ये तो वेस्ट गाड़ी, वेस्ट वन टाइम यूज है ये गाड़ी। तो आप देखो कितना एक्सपेंसिव काम है, पहले सैटेलाइट बनाने का खर्चा, उसके बाद गाड़ी बनाने का खर्चा, और ये गाड़ी भी वेस्ट, और उसके बाद नया सैटेलाइट नई गाड़ी। तभी हम लोग इनके नाम रखते हैं PSLV 1, PSLV 2, PSLV 3, राइट। ए की सीरीज चलती है, PSLV 1A, 1, 2A, 3A, 4A, फिर बी की सीरीज, सी की सीरीज, डी की सीरीज, और ऐसी GSLV। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, एंड फर्स्ट लॉन्च व्हीकल PSLV, देन GSLV हमने बनाए। तो आई थिंक होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। और ये सब काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की कौन सी एजेंसी है तैमूर जो ये सारी चीजें हैंडल करती है? एंड रिया शर्मा से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, विदिता बजाज से, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के आंसर आने शुरू हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है अपनी क्लास में। इसरो, वेरी गुड हर्षिडेक। सुरभि, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? एस सोमनाथ, राइट राइट। बट हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु। नो नो नो, बेंगलुरु, हैदराबाद नहीं मान्य, बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो ठीक है, गुड। तो ये मेरा पर्पस था आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करने का। बाकी हाँ, पेरिस ने अभी बैन कर दिए हैं ई स्कूटर। अब ये ई स्कूटर क्यों बैन करे, मैंने इस रिपोर्ट को थोड़ा और सर्च किया और इसको पढ़ा, तो बस पॉइंट ये था कि वहां पे कई सारी ई स्कूटर ना रेंटेड कंपनियां आ गई हैं। अब लोग रेंट पे ई स्कूटर लेते हैं और कहीं पे भी पार्क कर देते हैं, और कुछ उसमें टेक्निकल एरर्स भी हैं, कुछ ई स्कूटर में ब्लास्ट व्लास्ट भी हुआ। तो अभी पेरिस में, स्पेशली ओनली इन पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है, सबको पता होगा, वहां पे अभी रेंटेड ई स्कूटर बैन कर दिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां वहां पर आ गई, खूब वो रेंट पे देने लग गए। जो नए टूरिस्ट आते हैं वो ई स्कूटर, जैसे आपने देखा होगा ना गोवा में एक्टिवा आपने लिया रेंट पे और आप पूरा गोवा घूम रहे हो,
ऐसे पेरिस आप जाओगे, ई स्कूटर रेंट पे लो, पूरा पेरिस घूमो ई स्कूटर पे। लेकिन कहीं पे भी आप पार्क कर दोगे तो वो फाइन लगेगा। किसी के घर के आगे आप खड़ी करके एफिल टावर देख रहे हो, वो घर वाला बेचारा अपनी कार नहीं निकाल पा रहा। तो लोगों ने बड़ी कंप्लेन्ट्स करी कि ई बाइक्स और ई स्कूटर को लेके, इसलिए पेरिस में बैन हो गया। करेक्ट। तो खैर ठीक है, अब हम अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं, और वो न्यूज है नाटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मेरा वैसे क्वेश्चन सभी से है, आप लोग नाटो के बारे में क्या जानते हो? क्या है ये? क्या हिंदुस्तान नाटो का मेंबर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाटो मेंबर है? तो वेल, आईपैड ने इनिशिएटिव लिया है। वेरी गुड आईपैड, लेट मी क्लैप फॉर यू कि आपने आंसर दिया मेरे क्वेश्चन का। 1949 आईपैड ने बोला है कि सर नाटो का ओरिजिन हुआ था। अच्छा, सिर्फ मेरा, चलो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या हिंदुस्तान नाटो का मेंबर है? और नाटो की फुल फॉर्म देख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कॉमन सेंस तो यूज करा जा सकता है, एंड गंतव्य भी मैदान में आ चुके हैं। सो आई फील वेरी हैप्पी जब कोई स्टूडेंट अचानक से अपीयरेंस देता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो बड़े सेलिब्रिटी की तरह है, 4-4 क्लास, 5-5 क्लास में एक आधी अटेंड कर लेते हैं। इनको लगता है कि चलो यार आज अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आज इंजॉय कर लेते हैं। तो पर अच्छा है आप लोग आते हो क्लास में, बढ़िया है। एंड बिल्कुल आंसर आप लोग का करेक्ट है। इंडिया मेंबर नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन सेंस है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ अटलांटिक को टच करने वाले शायद कंट्री इसके मेंबर होंगे। तो आपको मैं पहले मैप में बता देता हूं कि नॉर्थ अटलांटिक का सीन क्या है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, एंड दिस इज एशिया। राइट, तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये है आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका, राइट, दिस इज साउथ अमेरिका, राइट, एंड दिस इज यूरोप, and this is Africa, and this is Asia, right, this is Asia। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा कि ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन है। और ये क्या है, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक सेक्शन, ये सेक्शन है आपका नॉर्थ अटलांटिक, और ये है आपका साउथ अटलांटिक ओशन। करेक्ट। तो इसका मतलब ये सब टचिंग नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज इसकी मेंबर होंगी। आई थिंक होप आपको फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, ये है क्या। पहले ये बताओ कि अभी कौन सी 2 कंट्री में वॉर चल रही है पिछले 1 साल से? विच कंट्री, लक्ष्य, मनस्वी, मान्या, निहारिका, निखिल, विच कंट्री फेसिंग वॉर सिंस लास्ट ईयर? ये कौन सी 2 कंट्री में चल रही है डिशुम डिशुम? तो मेरे ख्याल से सबको पता है, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, यूक्रेन और रशिया में। आपको पता है ना इस वॉर का रीजन क्या है? इस वॉर का रीजन ये है कि जो यूक्रेन है, नाटो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी किसी टाइम में 2 बहुत बड़े गुंडे होते थे वर्ल्ड के, और वो गुंडे थे यूएसए और यूएसएसआर। राइट, यूएसएसआर मतलब आज का रशिया। और ये कौन सी थ्योरी को फॉलो करता था? कम्युनिस्ट। राइट, कम्युनिस्ट थ्योरी। और ये कौन सी थ्योरी को फॉलो करता था? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट थ्योरी मतलब ओपन द डोर, ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड, और कम्युनिस्ट क्लोज योर इकोनॉमी। करेक्ट। तो यूएसए और यूएसएसआर में हमेशा कोल्ड वॉर, एक कोल्ड वॉर, अगर आपने कभी एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ा हो, 1945 के बाद से लेकर 1991 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर होता है, मतलब बातों बातों में कोई प्रॉपर अटैक ना होना। ये कोल्ड वॉर चली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कई साल। तो यूएस का अपना एक मिलिट्री ग्रुप था, यानी ये वो कंट्रीज जो यूएसए के ग्रुप में थे, उन्होंने अपना एक मिलिट्री ग्रुप बना लिया था नाटो, कि अगर कभी यूएसएसआर और उसके कंट्रीज ने, उसके सपोर्टिंग कंट्रीज ने अटैक किया तो नाटो इनकी पिटाई करेगा। तो ये कब बन गया था? 1949 में। और इसी तरह से इन लोगों ने भी अपना एक ग्रुप बनाया था, और इस ग्रुप का नाम अगर आईफोन और आईपैड बता पाए, इनका भी एक मिलिट्री ग्रुप था जो नाटो के अगेंस्ट बना था, और उस ग्रुप का नाम था वॉरसा। वॉरसा, अगर आप देखना कभी इसको, ये था वॉरसा पैक्ट बोलते हैं, और ये बना नाटो के अगेंस्ट। खैर, आज अगर हम बात करें तो नाटो जो है वो आप समझ गए होंगे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का मिलिट्री ग्रुप है, और इनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने ग्रुप में खींचे।
और यूक्रेन कभी यूएसएसआर के ग्रुप में था, फिर यूक्रेन अलग हो गया, और अब यूक्रेन चूंकि यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, तो ये कंट्री, ये सब नाटो कंट्रीज इसके ऊपर डोरे डाल रही हैं कि तू हमारे ग्रुप में आ जा। इसने कहा मैं आ तो जाऊंगा, पर रशिया से मुझे डर लगता है क्योंकि मैं उससे अलग हो चुका हूं। तो इन्होंने इसको, यूक्रेन को, जिसे कहते हैं ना फूक मारना लेमन लैंग्वेज में, कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, रशिया आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आप हमारे ग्रुप में आओ और भिड़ जाओ आप रशिया के साथ। ये इनके बेस पर इसने रशिया से लड़ाई मोल ले ली, और बाद में इसने इनको बुलाया कि सर आप आ जाओ, मैं नाटो का, मुझे मेंबर बना दो। इन्होंने बाद में बताया सॉरी यार, वो टर्म्स एंड कंडीशन हमने देखी, आप नाटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसने, जेलेंस्की ने अपना सर पकड़ा, कहने लगा सर कैसी बातें कर रहे हो, आपके चक्कर में तो मैं भिड़ गया इनसे, रशिया से, और अब आप कह रहे हो मैं नाटो का मेंबर नहीं बन सकता। तो देखो कितने चालाक है। इन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा टेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली हम सपोर्ट करेंगे। उसने कहा यार बताओ, अब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, पहले तो आप कह रहे थे कि वे डायरेक्टली सपोर्ट करोगे। तो कुल मिला के यूक्रेन को तो बना दिया इन बेचारों ने बेवकूफ, और यूक्रेन भिड़ गया रशिया से, और इनके तो जम के बिक रहे हैं वेपन्स। करेक्ट। तो खैर अभी हम करंट अफेयर्स में, हाँ धोखा ही था बिल्कुल तैमूर ये। सो अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे यूक्रेन को, मतलब ये बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, और इनका पर्पस यही था कि लड़ाई हो, इनके वेपन्स बिके। यूक्रेन तो खैर बेचारा पूरा बर्बाद हो गया, हमने डिस्कस भी करा था, जेलेंस्की टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर ये बना। खैर अब नाटो के बारे में क्या डिस्कशन है, अब हम देखते हैं नाटो का मैप। तो पहले तो आप ये जान लो कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं। फिनलैंड बन चुका है नया मेंबर, और ये बन गए 31st मेंबर हो गए नाटो में, इस ग्रुप में 31st कंट्री मेंबर है। और ये सब के सब कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो ओपन इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इनका मैप पहले। तो पहले आप ये मैप देखो, इस मैप से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये कौन कौन से कंट्री है। तो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रे 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 ग्रे, ये सब अटलांटिक ओशन है। और ये जितना ब्लू ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये सब नाटो के मेंबर है, ये सब नाटो के मेंबर है। और ये व्हाइट कलर क्या है, रशिया। तो आप समझ गए ना, ये ब्लू कलर वाले, ये व्हाइट व्हाइट कलर, ये रशिया के ग्रुप की कंट्रीज है। ये दो ग्रुप है, ब्लू वर्सेस व्हाइट, व्हाइट कम्युनिस्ट, ब्लू कैपिटलिस्ट कंट्रीज। तो ये चल रही है इनके बीच जद्दोजहद, और ये चल रही है इनके बीच लड़ाई। तो अभी इन्होंने एक कंट्री को और अपने खेमे में जोड़ लिया, और वो कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड भी देखो, अगर आप देखोगे तो रशिया का पड़ोसी है, उसको भी इन्होंने अपने ग्रुप में ले लिया। करेक्ट करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं नाटो के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था शायद आईपैड ने, कि वो कब बना था, 1949। करेक्ट। ये कोल्ड वॉर वाली मैंने आपको कहानी सुनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर। तो टोटल अभी कितने मेंबर हो गए इस ग्रुप में, 31 मेंबर हो गए। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको ना दो तीन बातें याद रखनी है, तो देख लो आप पहले यहाँ पर, फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो की फुल फॉर्म हमें समझ में आ गई, राइट। एंड नाटो मेंबर बन गया, ठीक है, वो हमें पता लग गया, ऐसे छोड़ते हैं, बस इतनी काम की बात है इसमें। उसके बाद 49 में इसका ओरिजिन हुआ, ये काम की बात थी। करेक्ट। 31 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये और कुछ इंफॉर्मेशन है। ये इसका हेडक्वार्टर, ये काम की बात है। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। कितने मेंबर है नाटो में, 31। कौन नया मेंबर बना, फिनलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। किसके दुश्मन है ये, रशियन इकोनॉमी के दुश्मन है ये यूएस इनका, और इनका बिग बॉस कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करेक्ट। तो आई थिंक होप यहां पर क्लियर है। तैमूर मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ एक अलग क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अलग से पढ़ाएंगे जो एग्जाम में नहीं आने वाली, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन के चक्कर में ना इन बेचारों का एग्जाम भी बर्बाद हो जाए। तो इसलिए कोशिश करना कि मैं आपको अलग क्लास दूंगा। देव सर से बोलना, करुणा मैम से, कि मुझे पुनीत सर से अलग क्लास लेनी है, और मुझे वो पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आने वाला, राइट तैमूर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए क्योंकि बड़ा कम टाइम है मेरे पास, और बड़े सिलेबस है, और मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ना बड़ा डिस्कस करना है, तो मैं आपको दूंगा, अलग क्लास दूंगा तैमूर। और अगर आप कहोगे तो मैं घर पे आके आपको पढ़ा दूंगा। चलो खैर ठीक है तैमूर, तो कोशिश करना
अपना नहीं तो कम से कम अपने दोस्तों का ध्यान रखना, कहीं आपके चक्कर में और बर्बाद ना हो जाए। चलो ठीक है, तो जल्दी से आते हैं अपने नए पॉइंट पर, नेक्स्ट पर आते हैं, राइट। अच्छा, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो रही नाटो की बड़ी इंपॉर्टेंट, नाटो का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। सो अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब पता नहीं आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो कि ये पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होते हैं, तो एक बार जीतू या जिया से पूछते हैं। जी, और खैर आप लोगों ने तो वो दौर नहीं देखा होगा, मैंने वो जब होते थे ना, आपके डाक घर होते थे, आपने कभी देखा होगा, वो पुराने टाइम में लोग चिट्ठियां लिखते थे, है ना। वो डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, और वो चिट्ठियां भेजता था। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना, आप लोग को बताएंगे वो लोग कि वो एक टाइम होता था। हाँ, संदेशे आते हैं, बिल्कुल, है ना। वो लोग देखो कितना टाइम होता था, चिट्ठियां लिखते थे, वो बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। और कभी कभी एग्जाम, बॉलीवुड की मूवी आपने देखा होगा, वो चिट्ठी पे तो उस बंदे की फोटो भी आ जाती थी जब वो पढ़ रहे होते थे, है ना। और लोग बताओ, चिट्ठियां इतनी बड़ी बड़ी लेटर्स लिखते थे, घरों में आते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं तो घर के बाहर शाम 4 बजे खड़ा हो जाता था, क्योंकि मुझे पता था पोस्टमैन आने वाला है, और हो सकता है कि कोई हमारे रिलेटिव की लेटर आए, तो मैं लेटर लेकर घर में सबसे पहले मैं दूंगा कि ये देखो जी हमारे रिलेटिव का लेटर आया है। और आज देखो कितना फास्ट हो गया, व्हाट्सएप पे हम लोग कितना कम्युनिकेट करते हैं, रिश्तेदारों को तो छोड़ो, अब तो हम दुनिया को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं। फिर हमारे बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, 5-5 लाख हमारे अकाउंट से कई बार उड़ जाते हैं, फिर हमें पता लगता है यार अननोन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, है ना। फंस जाते हैं जाल में। तो खैर, अभी तो आप देखो ना कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया। तो भारत सरकार ने, जो हमारे भी ये जितने डाक घर थे ना, हमारे जितने भी ये पोस्ट ऑफिस होते थे, ये धीरे धीरे वेंटिलेटर पे पहुंच गए, क्योंकि कोई यूज नहीं करता था, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हुआ। तो भारत सरकार ने इनको थोड़ा नया रूप दिया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाए गए अलग से। और ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक थे ना, ये स्टैब्लिश हुए, और इनको थोड़ा नया रूप, तो सिंपल मुझे सिर्फ आपके साथ इतने आप पॉइंट डिस्कस करना है कि पोस्ट ऑफिस का नया अवतार, पोस्ट ऑफिस का नया अवतार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया। और हमारे पोस्ट ऑफिस को थोड़ा नया रूप, नया लुक दिया 2018 में, ताकि लोग यहां पर आए, और यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज लॉन्च की गई। तो सिर्फ मुझे आपको इतना बताना था कि पोस्ट ऑफिस का जो नया रूप है वो क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, करेक्ट। तो खैर, बस इतनी इतनी सी बात इस स्लाइड में। तो एक बार हम पहले बाकी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, मनस्वी से, मान्या से, अनुभव से, अविराज से, भूमि गुप्ता, भूमि खन्ना, गंतव्य, ईशा, हर्षिदक, आईपैड, आईफोन, ईशान, जिया, जीतू, मान्य शर्मा, रिया, सुहानी, सुरभि। अब यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग को ना समझ में आया हो, विदिता, तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। एनी अपडेट ऑन मणिपुर? हाँ, गंतव्य, असल में क्या है कि अभी मणिपुर के बारे में बस इतना ही न्यूज है कि अभी थोड़ा सा वहां पे वायलेंस कम हो गया। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर में इसलिए वायलेंस हो रहा था कि वहां पे एक ट्राइबल सेक्शन है, वो डिमांड कर रहा था कि मेरे को भी ना, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब रिजर्वेशन, सिंपल आपको अगर आपको बताऊं तो रिजर्वेशन को लेकर इशू है। मतलब वो ये चाह रहा है कि मेरे को एक ट्राइबल सेक्शन में आप जगह दो, ताकि मेरी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन मिले। तो वो उस बात को लेके वहां पे दो ट्राइबल सेक्शन के बीच में वो वायलेंस हुआ। खैर, अभी वो रुक गया है। कल ही मैंने उसके सीएम का स्टेटमेंट देखा था, तो उसने बोला है कि अभी वहां पे वायलेंस अभी रुक चुका है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी हेल्प करी। तो बाकी एज सच बस हाँ इतना याद रख, ये रख सकते हैं, क्योंकि अब ये ना मई की न्यूज है। तो अगर मैंने मई को मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं डिस्कस कर लूंगा किसी क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी मई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर किसी का एग्जाम जून में होगा ना, जून के सेकंड वीक या थर्ड वीक में, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है मे करंट अफेयर्स। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं जल्दी से। अब 3-4 न्यूज और कवर करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछता हूँ। रेपो रेट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सबको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेपो रेट के बारे में। एंड आते हैं
सुधा शिव कुमार बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। हाँ, ये मैंने ना न्यूज इसलिए डाली कि मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछ लूं अनुभव से। अभिराज, भूमि गुप्ता एंड लव्या ने आज फिर ज्वाइन नहीं किया, सांध्या काफी टाइम से नहीं है क्लास में, निखिल से पूछ लेते हैं, एंड मन्नत, मन्नत भी एक स्टूडेंट है शायद, आई थिंक वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे काफी टाइम से। तो लेकिन होप कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होंगे सब। अच्छा, फिक्की बताओ, मैंने आपके साथ फिक्की क्यों डिस्कस किया हुआ है क्लास में? यस, एनी आइडिया? सुहानी, सुरभि, तनिषा, विदिता बजाज। ओके, ठीक है। वैसे ठीक है, मैंने फिक्की के बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ, ये भी डिस्कस किया था कि 1927, यस, वेरी गुड भूमि, करेक्ट है, गजब, बहुत बढ़िया। अगर आपको रिमेंबर हो, मैं फिर से बता दूं, फिक्की एक बिजनेस ग्रुप है, और ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने 3 ग्रुप बनाए थे, अगर आपको रिमेंबर हो, सीआईआई, एसोचैम एंड फिक्की। तो ये उस समय इंडिपेंडेंस से पहले के हमारे बिजनेस ग्रुप हैं, जो ये ग्रुप हमारे यहाँ पर करते हैं। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे ग्रुप बनाकर, क्योंकि अकेले जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पूछती नहीं थी। फिर इन्होंने ग्रुप बनाकर थोड़ा सा अपना एक सॉलिड वो बनाया प्लेटफॉर्म, कि अब हम मिलकर डिमांड करेंगे। तो फिक्की उस समय का एक ग्रुप है, फेडरेशन ऑफ इंडियाज चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडिया के इंडस्ट्रीज का चैम्बर है ये, राइट। तो फिक्की ऑडिटोरियम बाराखंबा रोड पे है, वहां पे कई सारे मतलब फंक्शंस और ऑर्गेनाइज करे जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बस मेरा यही पर्पस है। 1927 में फिक्की का ऑरिजिन हुआ था, जैसा अभी भूमि ने आंसर दिया है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो एक बिजनेस ग्रुप था बिफोर इंडिपेंडेंस, और आज बड़ा रिनाउंड ग्रुप है। आप में से अगर कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट बहुत बड़ा बिजनेस बिलियनर ट्रिलियनर इंडिया का बनता है, तो उसको फिक्की की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में तनीषा, तन्नू, सुरभि, सुहानी, रिया, भूमि गुप्ता, अनुभव, क्षितिज, इन लोगों से इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर पूछे कि बताओ कैसा बजट होना चाहिए इस बार का, करेक्ट। तो ये फिक्की के जितने भी बिजनेस ग्रुप मेंबर हैं उनसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेलिनेक्स मैंने आपसे करंट अफेयर्स में पूछ ही लिया। ब्रह्मोस मैंने आपको बता चुका हूं कि ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। वैसे कोई ब्रह्मोस की वो बता सकता है मेरे को उसकी रेंज? निखिल, मान्या, मनस्वी, कुछ आइडिया है आपको? ब्रह्मोस कितनी रेंज तक हिट कर सकती है अपने टारगेट को? 500 किलोमीटर, अच्छा। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि ब्रह्मोस की रेंज है 290, वैसे अगर आपको रिमेंबर हो, क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक रेंज है ब्रह्मोस की, 290। एंड ब्रह्मोस 1, और उसके बाद ब्रह्मोस 2 जो है वो 400 किलोमीटर है इसकी रेंज। और इस ब्रह्मोस 2 का नाम हमने रखा है एपीजे कलाम मिसाइल। तो आप ये ध्यान रखना, ए पी जे कलाम, राइट। सो एपीजे कलाम मिसाइल जो है उसे ब्रह्मोस 2 के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये था, अगर आपको रिमेंबर हो, मुझे बताओगे हमने किस कंट्री के साथ हमने पार्टनरशिप करके ये मिसाइल बनाई? इशू, ईशान, जिया, जीतू, रिया, सुहानी। नहीं, तो अगर आपको रिमेंबर हो, मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ब्रह्म। ये जो फर्स्ट देख रहे हो ना, ब्रह्म, ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया, तभी तो उसका नाम है ब्रह्म मॉस, इंडो रशियन कॉम्बिनेशन। सो इंडो रशियन कॉम्बिनेशन है ये मिसाइल, करेक्ट। चलो ठीक है, डन स्टूडेंट, यहीं तक अभी हम रखते हैं। एंड सेलिनेक्स मैंने आपको बताया इंडिया और श्रीलंका की मॉक ड्रिल है। कोप इंडिया, इंडिया और यूएस की मॉक ड्रिल है। देखो काफी सारी हो गई इंडिया और यूएस की, मालाबार, युद्ध अभ्यास, संगम, कोप इंडिया, ये सब इंडिया और यूएस की मॉक ड्रिल्स है, इंडिया और यूएस की आर्मी के साथ, करेक्ट। एंड ये वो क्रायोजेनिक इंजन है जो मैं अभी आपको आपको बता रहा था, क्रायोजेनिक इंजन। ये लाइट वेट इंजन है। आप जल्दी से मेरे को बताओ, मैंने अभी ये इंजन आपके साथ क्यों डिस्कस किया?
क्योंकि अभी हम लोग अब ये अपना बनाना शुरू कर दिया हमने। पहले हम ये रशिया से इंपोर्ट करते थे। ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन? सुहानी, अनुभव, आईपैड, आईफोन, क्रायोजेनिक इंजन हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यस तनु, तनिषा, कुछ आइडिया? तो खैर चलो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने मिस कर दिया होगा। जीएसएलवी, तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था ना जीएसएलवी, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये जो 36,000 किलोमीटर से ऊपर हम सैटेलाइट भेजते हैं, उसमें कौन सा इंजन यूज होता है? क्रायोजॉनिक्स। और ये हमने बनाना खुद शुरू कर दिया था, लेकिन हम इंजन नहीं बना पा रहे थे। तो बाद में हमने 2000, बहुत लेट, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी हमने 2017 या 18 में हमने इस इंजन को बनाना शुरू किया। तो अब आप समझ गए, हम पूरी बॉडी बना लेते थे व्हीकल की, लेकिन उसके अंदर का इंजन हम रशिया से लेते थे। लेकिन उसके बाद फिर अभी हमने ये इंजन भी खुद बनाना शुरू कर दिया है, राइट? क्रायोजॉनिक इंजन, जिसके अंदर क्या फिल होती है? लिक्विड हाइड्रोजन, और बहुत लाइट वेट वाली गैस होती है ये। और ये अभी हम अब कंप्लीट जीएसएलवी में, अब हम कंप्लीट सेल्फ रिलायंट कंट्री बन चुके हैं। तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स, अब आप देखो ना कितनी बड़ी बात है। कभी एक टाइम था कि हमने आर्यभट्ट इनसे इनसे पैसे लेकर, लोन लेकर इनसे बनाया, और आज हम टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं स्पेस में। इसरो का नाम वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में आता है। हम खुद अपना सैटेलाइट बनाते हैं, और खुद अपने लॉन्च व्हीकल्स और अपने इंजन बनाते हैं। तो इसी प्राउड फीलिंग के साथ हम अपने अप्रैल के क्लास को अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी हमने डिस्कस किया। तो भूमि गुप्ता, भूमि खन्ना, ब्रह्मजोत कौर, ईशा, गंतव्य, आईफोन, आईपैड, ईशान राणा, ईशु, जिया, जीतू, क्षितिज, सबको क्लियर है? तनिषा, तनु, विदिता। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे, एमसीक्यू, जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू आईपैड, थैंक यू तनु, थैंक यू, थैंक यू विदिता। करेक्ट। चलो ठीक है, तो फिर अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपसे, जो हमने आज पॉइंट डिस्कस किए। फिर इसका थोड़ा रिमेनिंग पार्ट है, वो हम कल डिस्कस करते हैं, और इसको फिनिश करेंगे अप्रैल को। तो हमारे ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर फास्ट। ओके, सो जिया ने आंसर दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग आंसर सी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने सी दिया और एक स्टूडेंट ने दिया, भूमि गुप्ता ने डी। तो ठीक है तनु, चेक कर लेते हैं कि आप सही हैं या तनु ने आंसर दिया सी। ठीक है, देखो, आईओसी साइन डील विद रशियाज रोज नेफ्ट टू रेज ऑयल इंपोर्ट, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अभी हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इट इंडिया बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026। तो बिल्कुल ये भी हमने शायद डिस्कस किया अपनी क्लास में। और इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड टॉप पर है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने कर्नाटक डिस्कस किया था शायद। तो मेरे ख्याल से रॉन्ग है। और आर करेक्ट में अगर चला जाऊं तो मेरे ख्याल से 1 और 2 करेक्ट है, एंड द राइट आंसर इज सी। तो आई थिंक जिन स्टूडेंट ने, हाँ करेक्ट है अनुभव, तो जिसने आंसर दिया है सी वो सब सही है। और जिसने डी दिया तो वो समझ गए होंगे कि आंसर इसका सी है। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सो प्लीज रीड एंड गिव द आंसर। ओके,
सो वेल, स्टूडेंट ने आंसर देने शुरू कर दिया और मैक्सिमम स्टूडेंट बी फॉर बॉम्बे आंसर दे रहे हैं। विदिता, तनु, तनिषा, राइट, एंड भूमि गुप्ता, वेयर इज लक्ष्य, लक्ष्य सहगल, एंड सुहानी ने भी आंसर दिया है बी। गंतव्य ने भी दिया है, वेरी गुड, गंतव्य करेक्ट है। चलो ठीक है, तो चेक करते हैं आप लोग सही हैं या गलत। तो मेरे ख्याल से नॉर्वे बिकेम द 31st मेंबर, नहीं नहीं नहीं, हमने फिनलैंड डिस्कस किया है, इसलिए रॉन्ग है। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल, इसलिए रॉन्ग हो गया। और पेरिस ने हाँ बैन किया है ई स्कूटर, क्यों करे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो आर करेक्ट, तो मेरे ख्याल से बी फॉर बॉम्बे, नो डाउट एट ऑल, एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2, बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट है जी, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So well, question number 33333, correct, correct, correct. ओके, सो वेल, क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करना सो दैट मैं समझ जाऊं कि आप ये किससे रिलेटेड आंसर दे रहे हो। तो अनुभव ने बी लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि शायद अनुभव ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है। गंतव्य ने दिया है ए आंसर। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया क्वेश्चन, है ना, तो इसलिए शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो जस्ट अगर तुक्का मारना हो कुछ, चलो ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जस्ट वाइल्ड गेस अगर आपने कुछ लगाना हो तो आप बता सकते हो। चलो देखते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है अभी यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन है, यूएनओ का एक सेक्शन होता है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसमें इंडिया जो है उसको 4 साल के लिए टेन्योर मिला है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। एंड वर्ल्ड का मोस्ट क्रिमिनल कंट्री में इंडिया की रैंक 77 स्पॉट पर है और वेनेजुएला एट फर्स्ट प्लेस है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सूडान ने फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ये जो है रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा वो डिस्कस करेंगे हम। ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब अभी इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, करेक्ट है, करेक्ट। तो अभी आप बस इतना याद रख लो सिर्फ कि इंडिया जो है वो 4 इयर्स के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर बना है। लेकिन खैर नो नीड टू वरी, अभी हम कल इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट, और इसमें से आप अगर कुछ तुक्का लगाना चाहो, वाइल्ड गेस, अगर एक बड़ा फेमस डे है वैसे अर्थ डे, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप मेरे को बताओगे इसमें से कौन सा आपको लग रहा है नॉट करेक्ट। ओके, तो कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि सर सी, और तनु ने बोला है कि सर ए हो सकता है 1 to 5। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मैं अभी वैसे कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये कुछ डेज बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं सर, डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। जीतू अभी अभी बताता हूँ, 1 मिनट जरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर बता दूं पहले, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हीमोफीलिया डे बिल्कुल करेक्ट है, लीवर डे बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे भी बिल्कुल करेक्ट है, एंड पंचायत राज दिवस भी करेक्ट है। ये सब करेक्ट है, इसमें सिर्फ अगर गड़बड़ है तो वो है 23 अप्रैल, क्योंकि ये तो ना मैं अपने स्कूल कॉलेजेस के समय से मैं जानता हूँ कि 22 अप्रैल है। मैंने इसलिए जानबूझ के ये दिया आपको कि अगर आप आइडिया लगा पाते तो 4th आप जज कर सकते। जैसे वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ये तो हमें स्कूल और कॉलेजेस के समय से ही हमें रटवा दिए गए थे। तो अर्थ डे, क्योंकि अर्थ डे पर हम बड़े वो कुछ बनाते थे इमेजेस और सबमिट करते थे, राइट। तो अर्थ डे 22 अप्रैल है, इस वजह से ये रॉन्ग है। सो होप इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे। सो वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास। तो मैं जीतू का आंसर देता हूँ। जीतू, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, वो होती है जो टारगेट को, मूवेबल टारगेट को हिट नहीं कर पाती। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल चली और ये टारगेट है, तो ये फिक्स टारगेट को हिट करती है बैलिस्टिक मिसाइल।
अगर टारगेट मूवेबल है जीतू तो ये उसको अटैक नहीं कर पाती, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये एटम बॉम्ब कैरी कर पाती है। अगर आपको कहीं एटम बॉम्ब गिराना है तो आप बैलिस्टिक मिसाइल से शूट आउट करोगे, और ये किसको हिट करती है, फिक्स टारगेट को, राइट, फिक्स टारगेट, जैसे कोई इंस्टीट्यूट, कोई हेडक्वार्टर है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर हिट करेगी बैलिस्टिक। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये मूवेबल टारगेट को हिट करती है, यानी टारगेट क्या कर रहा हूं, मूव, तो ये हिट कर पाती है मूव करने वाले टारगेट को, करेक्ट। एंड बट इसका ड्रॉबैक क्या है, ये एटम बॉम्ब कैरी नहीं कर पाती। तो अब आप समझ गए इसका प्लस पॉइंट और ये इसका माइनस नेगेटिव, और इसका फिक्स पॉइंट पे हिट करती है और ये मूवेबल टारगेट पे हिट करती है। तो आई थिंक होप जीतू आपको क्लियर हो गया होगा। सो वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। We'll meet tomorrow and we'll complete April current affairs remaining part. Okay, bye bye, good night.